नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम एक नए एपिसोड में आपको लेके चलता हूं आयुर्वेद द सुपर साइंस के आपके अपने कार्यक्रम में आप लोगों के साथ कैंसर पर ये विशेष कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान मैं कैंसर के विषय में आप सब लोगों से बात करूंगा। मुझे बहुत सारे मेल्स आते हैं, लोग कहते हैं कि आप कैंसर के विशेषज्ञ हैं, लेकिन कैंसर पे हमने आपके बहुत कम कार्यक्रम देखे। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूं इस कार्यक्रम के थ्रू आप सब लोगों को जागरूक करने का कि किस प्रकार से आप कैंसर से बच सकते हैं या लास्ट स्टेज पर जो कैंसर रहे हैं उनके विषय में किस प्रकार से आप अपने शरीर को ठीक करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुना है कि अगर कैंसर हुआ तो कीमोथेरेपी कराया या रेडिएशन कराया या कुछ भी कराया और उसके बाद में वो कैंसर आपने देखा है मोस्टली केसेस के अंदर वो कैंसर रिकरेंस होता है और पेशेंट मरणासन स्थिति के अंदर दोबारा से पहुंच जाता है, अपना तन मन और धन सब कुछ खोकर। तो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से आप अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी, जिसका यह कहा जाता है कि विश्व में कोई इलाज नहीं है कीमोथेरेपी और रेडिएशन वगैरह कराने के अलावा। तो मैं आज आपको कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कैंसर की रोकथाम कर सकते हैं। एक दूसरा, जो भी व्यक्ति मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। ये एक नए तरह का लाइव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान आप अपनी समस्याएं, क्योंकि फोन पे देखिए इतना सुन पाना संभव नहीं हो पाता है और उस प्रकार से उनको सलाह भी नहीं दी जा सकती है, तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अगर वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी जा रही ईमेल आईडी पर आप अपनी रिपोर्ट्स को भेज सकते हैं। उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली आपका जो भी अपने कुछ सिलेक्टेड ही हो पाएंगे, लेकिन कुछ भी सिलेक्टेड जो भी लोग होंगे उनकी रिपोर्ट्स को मैं इस कार्यक्रम के दौरान शामिल करूंगा और उनको देखकर लाइव आप लोगों को उसके बारे में बताऊंगा। तो मुझे लगता है ये उन मरीजों के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा जो बेचारे इतनी घातक बीमारी से जूझ रहे हैं, जो किस प्रकार की एक एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाते हैं, वो कीमोथेरेपी करवाते हैं, वो रेडिएशन कराते हैं, वो इतना सब कुछ कराने के बाद एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट उनका ये होता है कि उनका कैंसर रिकरेंस हो गया और वो पेशेंट दोबारा से मरणासन स्थिति के अंदर पड़ा हुआ है। जिस कंडीशन में वो अस्पताल गया था उससे भी बदतर स्थिति में पड़ा है। तो उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके विषय में आज हम बात करेंगे। आज मेरे पास में कुछ लोगों की मेल आई हुई है, जिसमें से ये पहले हैं मिस्टर राजीव शर्मा जी। ये शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट्स भेजी हैं, इनकी रिपोर्ट का प्रिंट आउट मैंने निकाला हुआ है। ये रिपोर्ट जो है ये पूछना चाह रहे हैं कि इनको लीवर के अंदर राजीव शर्मा जी को कैंसर है और इनका फाइब्रोस्कैन 75 है। इन्होंने ILBS से ये फाइब्रोस्कैन करवाया है। दिस इज 75 राइट नाउ, दैट मीन्स लीवर मोर देन 95% डैमेज हो चुका है, प्लस कैर्सिनोमा जो लीवर का है हेपाटोकैर्सिनोमा वो भी इनको है। तो इसके अलावा इनका ये इन्होंने भेजा है कि इनका APTT जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब हो गया कि ये जो पेशेंट है अगर इसका इतना ज़्यादा प्रोथ्रोम्बिन अगर टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा होगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर इसके क्लॉटिंग प्रोसेस खराब होगा, तो माइट भी इनको खून की उल्टी भी आ सकती है, हो सकता है इनको एसोफेजियल वेरेसिस हो, ये हमें आगे इन रिपोर्ट्स के अंदर पता चलेगा। ओके, तो इसके अंदर ये क्लियर है कि इनकी लीवर की बायोप्सी हुई है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइल साइंसेज के अंदर ही, जिसमें क्लियर है कि इनको सिरोसिस हो चुका है इथेनॉल रिलेटेड, यानी कि मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा अल्कोहल लिया है उसकी वजह से इनको सिरोसिस ऑफ लीवर हो चुका है। वैसे मुझे लगता है बायोप्सी की आवश्यकता ही नहीं थी। जब आपके पास में फाइब्रोस्कैन हो चुका है तो बायोप्सी की कोई जरूरत नहीं। बायोप्सी बहुत ओल्ड आउटडेटेड टेस्ट है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कैंसर को चेक करने के लिए आप बायोप्सी कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ मैलिग्नेंट और नॉट, या ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, उसके अंदर कोई और समस्या तो नहीं है। उसके लिए अगर आप चाहें तो आप बायोप्सी का सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज केवल सिरोसिस की जांच करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो इनको जो बीमारी है उसके अकॉर्डिंगली इनके ऊपर क्या मैं सजेशन दे सकता हूं वो मैं आपको बताता हूं। आप मिस्टर शर्मा, आपको ये करना पड़ेगा कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आपको एक बार मेरे पास क्लिनिक पे तो आना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं कि आपका प्लेटलेट काउंट 64,000 है। 64,000 प्लेटलेट काउंट का मतलब है कि हालांकि ब्लीडिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, असमंजस की स्थिति है, लेकिन आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए आप नियम से जितना ज़्यादा हो सके नारियल का पानी पीजिए, क्योंकि नारियल के पानी से क्या होगा कि नारियल के पानी से आपके शरीर के अंदर पोटेशियम की भी वृद्धि होगी और दूसरा प्लेटलेट काउंट को भी बढ़ाने में वो मदद करता है। ये नेचुरल एक तरीका है जिससे आप अपना दिनचर्या को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, जिस तरह से इसके अंदर आपकी एंडोस्कोपी के अंदर लिखा है कि आपको एसोफेजियल वेरेसिस है, तो माइट भी कभी ना कभी आपको ब्लीडिंग भी हुई होगी
और इसमें लिखा भी है कि ईवीएल डन, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं पर आपको अगर अगर इस तरीके की दिक्कत रही है तो आपको, जिसको एक साधारण भाषा में छल्ले डालना कहते हैं, वो आपको एंडोस्कोपी के थ्रू डाले जा चुके हैं। तो इसका मतलब जब भी आपको ब्लीडिंग हुई होगी तब आपका ये हुआ था। तो यहां पर क्या होता है, ये क्यों होती है ब्लीडिंग? जुगुलर वेन जो होती है उसके अंदर जो लीवर के बीच से निकलती है उसमें प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ब्लड का, क्योंकि लीवर श्रिंक होता है। तो अल्टीमेटली किसी भी पाइप के आगे अगर आप उसका रास्ता छोटा कर देंगे और पीछे से प्रेशर ज्यादा है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो वो ही नसें हैं, वो जो ब्लड की सप्लाई है वो हमारी एसोफेजल मतलब खाने की जो नली होती है उसकी नसों तक वो करती है, और उसके अंदर जब वो रप्चर करती है तो अल्टीमेटली इट कॉज ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ और मलीना जिस कंडीशन को बोलते हैं, जिसके अंदर टॉयलेट के रास्ते भी ब्लड जाता है। तो कई बार लोगों को ब्लैक कलर का मोशन आता है। तो ब्लैक कलर का मोशन आने का मतलब ही ये होता है कि उस कंडीशन के अंदर जो अंदर ब्लीडिंग हुई है वो जब लेट्रिन मोशन के साथ में मिक्स होती है तो जो उसके अंदर अमोनिया होता है उसके रिएक्शन से उसका कलर ब्लैक हो जाता है, अमोनिया के रिएक्शन के साथ में, क्योंकि हमारे खून के अंदर आयरन होती है, आयरन और अमोनिया का जब भी रिएक्शन होता है इट कॉज ब्लैक। तो वो एक कारण होता है जिसके कारण से जो ब्लैक मोशन हो जाता है। तो अगर कोई भी पेशेंट जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उनको इस तरह की कोई समस्या आती है तो उनको अपने स्टूल का तुरंत जांच करानी चाहिए कि कहीं रेड ब्लड सेल्स या इस तरह की कोई दिक्कत तो उनके साथ में नहीं है, कि कहीं अंदर कोई ब्लड की लीकेज तो नहीं है जिसको चेक किया जा सके। हालांकि लीकेज होगी तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये तो बात हो गई इस रिपोर्ट की। अब इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं मैं आपको बताता हूं। मिस्टर शर्मा, आप जितनी जल्दी हो सके आप मेरे क्लिनिक पे आइए, क्योंकि यहां पर आने के बाद आपका सिरोसिस ऑफ लीवर का और जो आपको कैंसर है लीवर में, इन दोनों का ट्रीटमेंट मेरे को शुरू करना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली कहाँ क्या चीज़ें आपने खानी है, क्या क्या चीज़ें आपने छोड़नी है, वो मैं आपको समय समय पे गाइड करूंगा। इस ट्रीटमेंट के बाद ही आपके बचने के चांसेस जो थोड़े बहुत बनते हैं वो बनते हैं, अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। और जिस तरह से आपने इतना बड़ा, आपने तो खैर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स भेजी थी, मैंने तो आपकी बहुत कम रिपोर्ट्स ही मैं इस कार्यक्रम में शामिल कर पाया हूँ। लेकिन आप ये मान के चले कि जितने भी आपने अस्पतालों की, ILBS की, इधर अपोलो वगैरह जो भी आपने रिपोर्ट्स भेजी हैं, ये सब यूजलेस है आपके लिए, क्योंकि रिपोर्ट्स कराने से और आपकी डायग्नोसिस एडवांस करने से, रिपोर्ट्स में इतना ज़्यादा कुछ करने से आपकी जान नहीं बचेगी, आपकी जान ट्रीटमेंट से बचेगी। ट्रीटमेंट इसका केवल और केवल आयुर्वेद में है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से मोर देन 1000 पेशेंट सिरोसिस ऑफ लीवर के मैं ठीक कर चुका हूँ। जो भी मेरे पेशेंट हैं जिनको सिरोसिस ऑफ लीवर है, या जो भी पेशेंट है जिनको सिरोसिस ऑफ लीवर जैसी समस्या है, वो चाहें तो जो लोग ठीक होते हैं उन सभी लोगों की रिपोर्ट मेरी वेबसाइट, न्यू वेबसाइट, पहली वेबसाइट नहीं, नई वेबसाइट मैंने लॉन्च करी है, drsanjeev.in। आप इसके ऊपर जाकर उन सभी रिपोर्ट्स को, उन सभी पेशेंट्स की रिपोर्ट्स को जांच सकते हैं। तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से मरीज सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसका वर्ड में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो ठीक हो रहे हैं और अल्टीमेटली अपने स्वस्थ जीवन की तरफ जा रहे हैं। और ये उस बीमारी के विषय में कहा जा रहा है जिसके बारे में ये कहते हैं कि कभी इस बीमारी का इलाज पूरे विश्व में संभव नहीं हुआ। अब विश्व में हुआ या नहीं हुआ वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो चीज विश्व में नहीं हुई वो हमारे यहां हुई है, साइंटिफिक रूप से हुई है, वैज्ञानिक रूप से हमने लोगों को ठीक किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ ही मेरे पास में एक ये दूसरी पेशेंट है, मंजू लता। इनका कैंसर है, इनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं मेरे पास में मंजू लता जी की, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इनका भी लीवर कैंसर है जी, ये लो जी, ये भी लीवर कैंसर है और ये लीवर कैंसर की ही पेशेंट हैं। इसके साथ में इनका कैंसर, ये गंगाराम हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं, गंगाराम हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स हैं। इसके अंदर स्पष्ट है ये चीज़ कि इनको कैंसर है। तो इनके साथ भी यही दिक्कत है कि इनका कैंसर जो था वो फैलकर, इन्होंने पहले ट्रीटमेंट कराया, गंगाराम में कराया, और उसके अलावा ये गुड़गांव के पेशेंट हैं, फाइन। तो इनका जब ये कराया गया तो कराने के बाद में ये लंग्स तक फैल गया और इंटेस्टाइन के अंदर भी आ गया, जिससे उनका ब्लड आ रहा था इंटेस्टाइन के थ्रू। तो अभी ये इन्होंने बोला है कि इनका भी रिकरेंस हो गया। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसमें थोड़ा सा ना आप लोगों को समझना पड़ेगा। आप लोग अस्पताल देख के चले जाते हैं, आपको ये पता नहीं होता कि एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकलना है। देखो, कैंसर को अगर हमें ठीक करना है तो हमारे को कुछ चीज़ों का है जो ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या ध्यान रखना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बेसिक क्या है, किस बेसिक के ऊपर कैंसर ठीक हो सकता है। बेसिक ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी सेल डेवलप हुआ, आपने कहा मैलिग्नेंट सेल है, उससे गांठ बन गई। किसी भी जगह सेल की उत्पत्ति होना यानी कि जीवन की उत्पत्ति होना है, वहां पर आपको इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से किया जाएगा कि जो उस मैलिग्नेंट सेल को प्रोटीन, बिना प्रोटीन के कोई भी सेल डेवलप नहीं होता, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। प्रोटीन अगर आपके शरीर में भी ना डाला जाए तो थोड़े दिनों बाद वो भी क्रिश और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, सूख कर कांटा, और अल्टीमेटली आप मृत्यु के काल में चले जाएंगे। तो प्रोटीन इसका मतलब आपके शरीर के लिए जरूरी है।
तो हमें देखना पड़ेगा कि जो मैलिग्नेंट सेल है उसको हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड से कौन सा ऐसा प्रोटीन मिल रहा है जिसके कारण से वो सेल निरंतर रूप से डेवलप हो रहा है। रिकरेंस क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर रह गया। मैं किस प्रोटीन की बात कर रहा हूं? जो मैलिग्नेंट सेल को डेवलप कर रहा है। जब हमारे सभी सेल के लिए कुछ ना कुछ भोजन है, तो मैलिग्नेंट सेल भी तो हमारे ब्लड से कुछ ना कुछ भोजन ले रहा होगा। तो वो कौन सा भोजन है जो उसको फीड कर रहा है आपके ब्लड के अंदर, और इम्यून सिस्टम उसको रोक नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में जब हम प्रोटीन को रोकने का प्रयास करेंगे, जब किसी का आप खाना बंद कर दोगे तो वो कैंसर अपने आप ही ठीक हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए अलग से। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसके विपरीत करते हैं। अभी तक जो एलोपैथिक के अंदर है वो ये है कि आपने लिया, आपने उसको कीमो दिया, आपने उसको जलाया, आपने उसको रेडिएशन दिया, आपने उसको जलाया। कीमो और रेडिएशन के दौरान जो आपने उसको जलाया, तो आपने उसको जला तो दिया, लेकिन क्या हुआ कि ब्लड के अंदर वो चीज आपके अभी भी मौजूद है। तो जब जो चीज ब्लड के अंदर मौजूद होगी, तो फिर क्या होगा कि जैसे ही वो जला तो इम्यून सिस्टम ने रिपेयरिंग शुरू करी, क्योंकि उसके साथ में वो कोई गाइडेड तो है नहीं कि केवल कैंसर के सेल को जला रहा है, वो तो ब्लड के साथ गया या ऊपर से कोई रेडिएशन आई तो उसने तो बॉडी के कई सेल्स को जलाया। तो उसके जब वो नॉर्मल सेल को रिपेयर करने की कोशिश करती है जो जले हुए हैं, ये इम्यून सिस्टम हमारा काम हमेशा करता रहता है, जो भी चीज ऐसी होती है उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो जब वो उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे रिजल्ट ये निकलेगा कि वो मैलिग्नेंट सेल को भी रिपेयर कर देगा, क्योंकि वो भी आपके शरीर का हिस्सा है, आपके शरीर से ही फीड ले रहा है। तो इसको रिकरेंस ऑफ कैंसर कहते हैं। ये इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। वो इसके लिए दुनिया भर का प्रपंच करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की बातें करते हैं, अरबों रुपए के अस्पताल की बात करते हैं, और इतना करने के बाद में फिर दोबारा उसी बिस्तर पे, जिस बिस्तर से उठ के जाते हैं उसी बिस्तर पे फिर दोबारा पड़े रहते हैं। 3-3 महीने में लोगों का देखा गया है ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो जाता है, रिकरेंस हो जाता है, मरीज मृतावस्था के अंदर ही वापस आता है फिर अस्पताल से। तो इसके लिए तरीका ये बनता है कि आप आयुर्वेदिक उपचार को जितनी जल्दी हो सके आप शुरू करें, क्योंकि आयुर्वेदिक केवल एक ऐसा उपचार है जो कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ने में सक्षम है। ये ना किसी चीज को जला रहा है, ना ये किसी चीज को काट रहा है। ये क्या कर रहा है? ये आपकी बॉडी में उन प्रोटीन्स को कंट्रोल कर रहा है जो प्रोटीन आपके मैलिग्नेंट सेल की डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी, अब वो आपके प्रोटीन को मतलब कंट्रोल कर रहा है तो वो पता चलेगा कि वो किसी भी चीज को कंट्रोल कर रहा है। वहां पर हम चेक कर सकते हैं, जैसे कैर्सिनो एम्ब्रायनिक एंटीजन को हम चेक कर सकते हैं। अभी मेरे पास में एक पेशेंट की रिपोर्ट रखी हुई है जिनका मैंने अभी कैंसर ठीक किया है, और इनका जो CEA था दैट वाज वेरी हाई एट दैट टाइम। तो हाँ जी, ये मेरे पास में रिपोर्ट आ गई। इनका जो CEA था 14,500 था, 14,500 तक पहुंच चुका था। 14,500 इट्स वेरी हाई। और अभी जब मैंने कराया तो 327 आ गया है। ये दूसरी भी गंगाराम की ही रिपोर्ट है जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 327 आ चुका है। तो कंसर्न क्या हुआ कि वो प्रोटीन को मैंने जब कम किया तो पेशेंट मेरा बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया, जो कीमो भी करा चुका था, रेडिएशन भी करा चुका था। उसके बाद में उसको मैलिग्नेंट सेल दोबारा से डेवलप हो गए, वो रिकरेंस ऑफ कैंसर हो गया। और रिकरेंस ऑफ कैंसर होने के बाद भी जब मैंने उसका आयुर्वेदिक उपचार शुरू किया, तो उपचार शुरू करने के बाद मैंने उस प्रोटीन को कंट्रोल किया, तो रिजल्ट हमारे सामने है। 15,000 से 327 पर आ गए हम लोग। 35 से नीचे जाएंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अभी उम्मीद करता हूं कि जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो उस बात को समझने की भी कोशिश करेंगे, केवल सुनकर और इस कार्यक्रम को अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। वो इस बात को समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावनाएं क्या हैं और मैं किस प्रकार से उस चीज को व्यक्त कर रहा हूं। और जो लोग इस बारे में और ज्यादा अच्छे से जानना चाहें, वो मेरी वेबसाइट है drsanjeev.in। drsanjeev.in पे जब आप जाएंगे तो ऐसे सैकड़ों मरीजों के आपको इंटरव्यूज मिलेंगे, जो मरीज मृतावस्था में मेरे पास आए और आने के बाद जब मैंने उनका उपचार किया तो वो ठीक हो गए। ये बताने का मेरा मकसद इतना है कि आयुर्वेद को लोग चमत्कार कहते थे। जब मरने वाला होता था आदमी, उसको आयुर्वेदिक किसी डॉक्टर के पास लेके जाते थे या वैद्य के पास कि देखो जी अब आप बचा लो। जब पूरी जगह से मरवा के उसको सारा रुपया पैसा लुटवा के और फिर वहां लेके पहुंचते थे कि देखो साहब ये बिस्तर पे लाए हैं, आप इसका कुछ कर लो। और उनमें से भी 25-50 लोग 100 में से आयुर्वेदिक जो पहले वैद्य हुआ करते थे वो उठा के खड़ा कर देते थे। ये तो उनकी काबिलियत है। लेकिन आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको पेशेंट आखिरी अवस्था से उठता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसके लास्ट स्टेज करके ही मेरे पास आना है। आप अर्ली स्टेजेस के अंदर आइए। अर्ली स्टेजेस में आएंगे उतना ज्यादा आपके मरीज को जल्दी लाभ होगा, उतना ज्यादा उसके बचने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। अपना समय, रुपया, पैसा, धन बर्बाद कर और अल्टीमेटली अगर आप किसी चीज के लिए आते हैं, देखिए स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है। मैंने कहा धन बर्बाद करके आते हैं, तो स्वास्थ्य भी तो धन है। आप अगर अस्पताल में जाके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तो आप अपनी पूंजी को खो रहे हैं।
जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आप इलाज किसका करोगे, मुझे बताइए आप। मेरे पास लोग लास्ट स्टेज के भी पेशेंट लेके आते हैं, वहां से भी पेशेंट ठीक होता है, लेकिन मैं अनुरोध यही करता हूं कि आप लास्ट स्टेज से पेशेंट ठीक हो रहा है, ऐसे मैंने रिपोर्ट्स भी मैंने डाली हुई हैं, लेकिन उनसे गलत इंस्पिरेशन ना लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लास्ट स्टेज की इंतजार करो कि कब आपकी लास्ट स्टेज हो तो तब आप डॉक्टर संजीव के पास जाकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कराओ। आपने अर्ली स्टेजेस के अंदर अपना ट्रीटमेंट शुरू कराना है। जितनी अर्ली स्टेजेस में ट्रीटमेंट शुरू होगा उतनी जल्दी आप लोगों को लाभ होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए आपको और आप पता चले कि आप बड़े अस्पताल के चक्कर में वहां पर आपका स्टोरी बिल्कुल ही खराब हो जाए। नेक्स्ट पेशेंट ये हैं गोपाल गुप्ता, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भेजी हैं। ये हमारे पास में ऑलरेडी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, इन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजी है और इसके बारे में इन्होंने कंसल्ट करने के लिए बोला है। तो ये भी जीवन नर्सिंग होम एंड हॉस्पिटल, ये जीवन नर्सिंग होम है कोई, वहाँ की रिपोर्ट्स हैं और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पेशेंट को किस तरह से सिरोसिस है और सिरोसिस के साथ में उसको अलग अलग हेपेटाइटिस सी है और हेपेटाइटिस सी होने के बाद में पोर्टल हाइपरटेंशन है, यानी कि जो मैं इससे पहले वाले केस में बता रहा था कि हाइपरटेंशन होती है। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि लीवर के बीच से एक नस निकलती है और जब सिरोसिस होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लीवर श्रिंक करता है, तो जो उसके बीच से नस है उसका प्रेशर बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है उच्च तनाव, हाइपर मतलब ऊंचा, टेंशन मतलब तनाव, तो उच्च तनाव यानी कि उसके अंदर जो रक्तचाप बढ़ता है, आपकी बॉडी में रक्तचाप नहीं बढ़ेगा, उसके अंदर पर्टिकुलर बढ़ता है उस नस के अंदर, तो उससे फिर वो ब्लीड करता है, क्योंकि खाने की नली में जो वेरेसिस होते हैं वो वेरेसिस रप्चर होते हैं, फटते हैं और उनसे जो खून बहता है वो मुंह के द्वारा या मोशन के द्वारा बाहर निकलता है। तो ये तो हो गया उसके विषय में विस्तार जो इस पेशेंट की समस्या थी। अब इस पेशेंट का हमने जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो ये इनकी रिपोर्ट्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इनका SGOT 152 था और SGPT 389 था। ये तब की रिपोर्ट है जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया। और लीवर का जो फाइब्रो स्कैन था ये गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ है, इट वॉज 73.5 ऑन डेटेड 13/7/2013, 13/7/2013 73.5 था। तो उसके बाद में इनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चला है। कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चलने के बाद में 12 फरवरी 2014 को ये 70.6 आ गया था और उसके बाद में अभी भी कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसके बाद में एक रिपोर्ट शायद इनकी और हुई है जिसमें 46.5 या समथिंग ऐसा कुछ आया है इनका, वो मैं देख लेता हूं इसके अंदर होगी। यस इट इज, हियर इट इज, ये है, ये भी ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड ILBS के अंदर रिपोर्ट हुई है एंड इट इज 46.4 राइट नाउ। दैट मींस कि सिरोसिस ऑफ लीवर अगर किसी को हो जाए तो हम उन सेल्स को रिज्यूवनेट कर सकते हैं। अभी तक देखो क्या समझाया गया सभी अस्पतालों में कि आपका सिरोसिस हो गया, आपके जो सेल डैमेज हो गए उनको आप पैदा नहीं कर सकते, उनको आप जिंदा नहीं कर सकते, जो सेल आपके मर गए हैं, यही समझाया जाता है ना। अब कितनी गलत शिक्षा दी जा रही है। कंसर्न यहां पर यह है कि जो मेरा सेल मरेगा तो मेरा शरीर उसको रिजुवनेट करेगा ना, नया सेल पैदा करेगा ना, भैया वो उसको जिंदा क्यों करेगा? उल्टी शिक्षा दे रहे हो आप, तो आपके पास में इलाज किसी चीज का है नहीं, आप तो मिसगाइड कर रहे हो बिल्कुल पब्लिक को। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सेल किसी भी ऑर्गन के लाइक किडनी, लीवर या कहीं के भी जिस प्रकार से उनको रिजुवनेट करते हैं अपनी दवाओं के द्वारा, उसमें ऐसा नहीं होता कि एक पेशेंट आया, उस पेशेंट का सिरोसिस ऑफ लीवर, उसके सेल्स डैमेज है, तो वहां पर हमने देख लिया कि हार्डनेस कितनी है, इट्स 75, दैट मीन्स वो उसकी लास्ट स्टेज है, तो 100% 95% लीवर डैमेज है। 95 हो या 90 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 90-95% जो लीवर उसका डैमेज हुआ, अब हमें क्या करना है, अब हमारे को वहां पर लीवर के अंदर सेल्स को रिजुवनेट करना है। जो सेल डैमेज हो गए उनको वो रिप्लेस करेगा, उसको वो बॉडी जो है ना ऑटोमेटिकली मल मूत्र और स्वेद, 3 रास्ते होते हैं शरीर से बाहर निकलने के, पसीने के द्वारा, मोशन के द्वारा और यूरिन के द्वारा, इन 3 रास्तों के द्वारा उनको बाहर निकाले और उनकी जगह पे नए सेलों का निर्माण करे। ये शरीर की एक नेचुरल प्रक्रिया है भाई, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैं बहुत कुछ नया कर रहा हूं। ये मेरा शरीर हर समय लाखों सेल का, ट्रिलियंस ऑफ सेल, लाखों को तो छोड़ दो, ट्रिलियंस ऑफ सेल हर समय बनाता है और हर समय बिगाड़ता है। ये प्रक्रिया जीवन मृत्यु हमारे शरीर के अंदर चल रहा है। जो मृत हो चुका है उसको जिंदा नहीं करना, उल्टे रास्ते पे नहीं जाना, हमें तो जो मृत हो चुका है उसकी जगह पे रिप्लेस करके नया सेल पैदा करना है। एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। उसमें कह रहे हैं जी अमेरिका की लेबोरेटरी लगी, वहां की लेबोरेटरी लगी, कहां की लेबोरेटरी लगी, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कहां की क्या लगी है। सीधा सीधा सा स्पष्ट रूप से साइंटिफिक रूप से प्रूव हो चुका है
तो उसमें इतना कोई ज़्यादा सोचने विचार करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो भी लोग सिरोसिस ऑफ लीवर से संबंधित हमारे पेशेंट हैं और जो मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी रिपोर्ट्स लेके आएं। चाहे पेट में पानी भर रहा है, चाहे कहीं कुछ भी हो रहा है, इमीडिएटली वो आएं और अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट करने के बाद ही उनका देखिए लाभ है, अदरवाइज उससे पहले नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस पर अपना ट्रीटमेंट को शुरू करें। इसके साथ ही दो और पेशेंट हैं जिनकी रिपोर्ट आई है, शायद ये हमारे लास्ट पेशेंट हैं जिनका हम रिपोर्ट इस वक्त में ले रहे हैं। ये भी हमारे पुराने पेशेंट रह चुके हैं। इनका भी सिरोसिस ऑफ लीवर था और सिरोसिस ऑफ लीवर में इनका काफ़ी ज़्यादा अभी इफेक्ट आया है। इन्होंने ये भेजा है कि इनको सिरोसिस ऑफ लीवर था और इनका ट्रीटमेंट इनका भी ILBS के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा था। मोस्टली लोगों के ILBS के आते हैं मेरे पास में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइल साइंस समझ के सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा अस्पताल है तो ILBS के अंदर जाके हमारा बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वहाँ सिवाय मशीनों के कुछ नहीं है, वो भी सरकारी पैसे पे लगी हुई। खैर चलो, अब मुद्दा यहाँ पर यह आया कि इनका 75 था ILBS के अंदर। जब इन्होंने अपना चेक कराया तो 75 जो इनका ये हमने कराया फाइब्रोस्कैन। तो फाइब्रोस्कैन जब 75 को मतलब जैसे मैंने बताया 90 से 95% लीवर डैमेज था। ये रिपोर्ट है 9/7/2014 की रिपोर्ट है और 9/7/14 की रिपोर्ट के बाद में ये आ गई 9वें महीने की रिपोर्ट 18/9/2014। ये सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर हुआ है। इट इज 33, मतलब ये 33 हो चुका है अब राइट नाउ। मतलब 33 का मतलब हो गया कि तकरीबन 60% लीवर उसका रिकवर किया है। तो लीवर के और कैंसर के पेशेंट्स जो हैं वो जितनी अर्ली स्टेज के ऊपर आएंगे, मुझे लगता है एंड स्टेज पे भी आएंगे तो एंड स्टेज के पेशेंट को भी लाना ठीक है, बट अर्ली स्टेज पे आएंगे तो उतनी जल्दी उनको इफेक्ट होगा। इस चीज़ का भी हमारे को मान के चलना पड़ेगा। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया कि जो लोग मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और वो मेरे से और ज़्यादा अवगत होना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारे आयुर्वेदिक विज्ञान ने तरक्की करी है और किस प्रकार से गंभीर बीमारी को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया है, ठीक किया है, वो मेरे पेशेंट्स, मेरी वेबसाइट है drsanjeev.in। drsanjeev.in पे जाएं। जाने के बाद में वो वहां पर जितने भी पेशेंट हैं उनकी हमने जो टेस्टिमोनियल्स हैं यूट्यूब पे डाले हुए हैं और यूट्यूब के लिंक हमने उसके अंदर कॉपी पेस्ट किए हुए। आप जाइए, जो भी हमारे पेशेंट नए आते जाएंगे हम उसके अंदर अपडेट करेंगे। आप वहां जाएं, जाने के बाद उन लिंक को क्लिक करें और उसमें देखें कि किस किस प्रकार से गंभीर बीमारी के लोग भी बहुत आसानी से ठीक हुए हैं। अब वो आसानी से भगवान की कृपा से ठीक हुए हैं, उसमें किसी और का कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं हूं कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया है कि बहुत ज्यादा चमत्कार है, लेकिन मैंने आयुर्वेद को सिद्ध किया, आयुर्वेद को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया। जिस चीज के लिए लोग कहते थे कि ये काम नहीं हो सकता और हमारे शास्त्र ग्रंथ सब झूठे जिनको ठहराया जाता था, आज मैंने प्रूव कर दिया कि वो चीजें हमारी गलत नहीं है। जो हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करी उसके ऊपर जो पानी फेरने का प्रयास किया जाता रहा है, आज उस प्रयास को मैंने विफल किया और लोगों को दिखाया कि जो हमारे बुजुर्ग करके गए हैं वो बहुत अच्छा करके गए हैं। हालांकि मैं उनको कॉपी नहीं करता अपने बुजुर्गों को, मैं जहां तक उनके शास्त्र पढ़ता हूं उसके बाद अपनी अलग से रिसर्चेस करने की कोशिश करता हूं कि इसके अंदर आगे मैं और क्या नया कर सकूं। ऐसा नहीं कि मतलब वो जो बता गए उसी को बस उसी लकीर का फकीर उसी अपना ढर्रे पे चल रहे, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं नए से नए टेस्ट करता हूं। इवन अभी मैं खुद की अपनी मेडिसिन को मैं आपको बताऊं, न्यूक्लियर डिपार्टमेंट से मेरी अपना टाई अप हुआ है, तो मैं वहां पर अब इन मेडिसिन को मेरे पेशेंट्स में टैग करूंगा और टैग करने के बाद देखूंगा कि पर्टिकुलरली ये किस बॉडी के किस जगह पे काम करते हैं। सेम प्रोसीजर किसी भी दवा को टेस्ट करने का माना गया है FDA के द्वारा। तो जिस प्रोसीजर से एलोपैथिक मेडिसिन होती है टैग करने के बाद में देखा जाता है, उसी प्रोसीजर से मैं अपनी मेडिसिन को करूंगा कि मेरा इतना पेशेंट ठीक हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। उनकी रिपोर्ट्स बनाऊंगा और इसको मैं उस हद तक लेके जाऊंगा, इतना ऑथेंटिकेट कराऊंगा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज जो केवल हिंदुस्तान में आयुर्वेद का प्रचार है, पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद का प्रचार हो। आज बाहर आयुर्वेदिक के नाम से आप दवा नहीं बेच सकते, वो कहते हैं इनकी रिसर्चेज नहीं है, जबकि हमारे पास में इतनी रिपोर्ट से पेशेंट ठीक हो रहा है। तो ऐसा क्या कारण है कि ये बीच में हमारे साथ में ये दिक्कत आ रही है? तो इस दिक्कत को दूर करा जाएगा जिससे कि पूरे वर्ल्ड के लोग इसका लाभ उठाए। फिलहाल वर्ल्ड के लोगों की बात बाद में करेंगे, पहले केवल हम आपकी और अपनी बात करते हैं। अब आखिरी के समय बचा है, आखिरी के समय में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। एक, जो लोग दूर दराज के क्षेत्र में मुझसे मिल नहीं सकते हैं वो मुझसे किस प्रकार संपर्क करेंगे? वो मेरे ये नंबर जो दिया हुआ है इस लैपटॉप के बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे, उस नंबर पर कॉल करेंगे और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें। अगर आपका मरीज ज्यादा बीमार है तो आपको धक्के खा के दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं है, टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लो, उसमें मेरी कंसल्टेशन जो होती है वो आप बैंक में डिपॉजिट करो और मेरे को अपनी रिपोर्ट जो है वो ईमेल के द्वारा भेजो, मैं आपकी दवा यहां से बनाकर कोरियर के द्वारा भेज दूंगा। एक बात, जो मरीज
ऐसे हैं कि उनको लेके आया जा सकता है, वो मॉर्निंग में अपना अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। और इसके अलावा ऐसी कई गंभीर बीमारियां हैं जिनका अभी तक करा भी नहीं गया। इस प्रकार से भी अगर कोई पेशेंट्स हैं जो ये मानते हैं कि उनका बहुत ज़्यादा उनकी गंभीर बीमारियां हैं और गंभीर बीमारी होने के बाद में उनका कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, वो निराश और हताश ना हो, जितनी जल्दी हो सके इस नंबर पे अपॉइंटमेंट लें और तुरंत आकर मिलें। और इसी बात के साथ में मैं आपको ना कुछ ऐसे लोगों के साथ छोड़ के जाता हूं, उन्हीं इंटरव्यूज में से कुछ इंटरव्यूज के अंदर जो लोग, जिन लोगों ने हमारे साथ में बहुत बीमार लोग आए थे और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और ट्रीटमेंट कराने के बाद आज वो पूर्णतः स्वस्थ है। मुझे लगता है कि वो इंटरव्यू शायद कुछ और काम करे ना करे, आपको इंस्पिरेशन जरूर देगा, आपका प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आपको पता चलेगा कि आप जिस वर्ल्ड में आप रह रहे हैं उस वर्ल्ड के अंदर क्या क्या हो सकता है। उस वर्ल्ड के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार हो सकते हैं जो चमत्कार नहीं है, विज्ञान है। जिसको आप चमत्कार समझ रहे हैं वो विज्ञान है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप उस चीज को देखें और देखने के बाद अपना माइंड मेकअप करें और जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर मेरे पास आएं, जिससे आपका ट्रीटमेंट जितनी जल्दी हो सके शुरू किया जा सके। इसी बात के साथ में आप लोग मुझे इजाजत दीजिए, नए एपिसोड के साथ फिर दोबारा आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। नाम बता दीजिए अपना। अशोक कुमार। क्या दिक्कत थी जब आप आए थे? वो ये मुंह वाइट हो गया था ही। अच्छा, कैंसर की समस्या थी, माउथ कैंसर था आपको। तो ये माउथ कैंसर कब डिटेक्ट हुआ था आपका, किस सन में या कितने साल पहले? यानी कि मैंने चेक कराया तो यानी कि पिछले साल कराया था। आपका ऑपरेशन कब किया था कैंसर का? ऑपरेशन को हमारे फरवरी या मार्च में हुआ था। मतलब फरवरी मार्च 2014 में या 2014 में? ठीक है। उससे पहले आपको क्या था, वाइट हो गया था पूरा? हाँ जी। यानी मैलिग्नेंसी पूरी हो गई थी इसके अंदर। खाना खा पाते थे उस वक्त? हाँ जी, सब खा पाता था। दर्द वगैरह था आपको? नहीं, दर्द कुछ नहीं था। बस केवल ये था कि वो कैंसर डेवलप हो गया था तो उसको ऑपरेट करा दिया। तो उसके बाद फिर आप आए हमारे पास में ऑपरेशन। जब ऑपरेशन के बाद क्या दिक्कतें आई आपको, सूजन वगैरह क्या? साइड पे जो मुंह पे पूरा सूज गया था ये आपका, जब बड़ा हो गया कुछ नहीं था। तो ये काफी ज्यादा मतलब अंदर इंटरनल डेवलप हो रहा था। तो अब आपकी जितनी आज आपका चेहरा नजर आ रहा है, जब आप आए थे तब उस वक्त में इससे कितना ज्यादा था या कम था, कितना बड़ा था वो? इससे बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा था? कितना था अंदाजा? पहले काफी था ये। अच्छा, मतलब आग के आसपास तक आया हुआ था। काफी सूजन थी इसमें, अब ये केवल इतनी सी रह गई है। कितना समय हो गया आपको ट्रीटमेंट लेते हुए यहाँ पे? कम से कम 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। यानी ऑपरेशन के बाद सूजन और बढ़ गई थी आपकी, जो इस वक्त में था ऑपरेशन जितना आप लेके गए थे उससे ज्यादा फैल गया था वो। कहने का मतलब ये है। ठीक है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? खाना पीना खा पाते हैं? बिल्कुल ठीक है। दोबारा इसके अंदर पस या सूजन या किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, मुंह खोल के एक बार दिखा दीजिए। ठीक है, अब आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ जी। ओके।